नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक और बहुत बड़ा फैसला किया है और उस फैसले में जहां पर बाबर आजम को पहले एशिया कप के स्क्वाड से आउट किया, उसमें नहीं रखा, वहीं पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा फैसला किया है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी से निकालकर बी कैटेगरी में डाल दिया गया है। और यह पहली मर्तबा हुआ है कि कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर ए कैटेगरी में अब मौजूद नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दो ही प्लेयर थे जो ए कैटेगरी में थे, वो उनको भी निकाल दिया गया है। मैं ए बी सी डी इन तमाम कैटेगरीज में किस किस को रखा गया वो आपके सामने रखूंगा और साथ में दोस्तों जो पहली बार हिस्सा बने हैं वो भी, और जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनको निकाला गया है, जो डिजर्व करते थे लेकिन उनको नहीं रखा गया, वो भी आपके सामने रखूंगा। मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं कि बाबर आजम को आज जिस सिचुएशन का सामना है, जिस सूरत हाल का सामना है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब आपने देना है। क्या इसका जिम्मेदार बाबर आजम खुद हैं? क्या इसके जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, सिलेक्शन कमेटी है, उनके दोस्त अहबाब हैं, कहीं ना कहीं उनके वालिद साहब हैं? क्या मोहम्मद रिजवान इसका जिम्मेदार है? मैं आपको बताता हूं, आपने भी जवाब में, आपने कमेंट्स में जाकर भरपूर पार्टिसिपेट करना है। यह बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बड़ी वीडियो है आज की। मैं असल मसला आपके सामने रखूंगा कि हुआ क्या है यहां पर और क्या हो रहा है बाबर आजम के साथ। बाबर आजम को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, मेरी राय में इस जुमले को आप गौर से सुनिएगा, और जिसकी वजह से पहुंचा है बाबर आजम को, वो है मोहम्मद रिजवान। आप देखिए कि बाबर आजम कहां पर और मोहम्मद रिजवान कहां पर, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और हमेशा हो क्या रहा है, आप कुछ सालों से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक ही फ्रेम में रखकर डिस्कस किया जा रहा है, यानी कि दोनों को यूं अटैच कर दिया गया है। हालांकि बाबर आजम का तो मुकाबला ही नहीं मोहम्मद रिजवान से। मोहम्मद रिजवान तो उसकी ना कोई टेक्निक है, ना उसका कोई खेलने का स्टाइल है। बाबर आजम तो बहुत बड़ा प्लेयर है, ये मैं कह रहा हूं, सारी दुनिया कह रही है। लेकिन हुआ यह कि मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम को एक तरह से इस्तेमाल किया है और यहां तक उसको लाकर खड़ा करने वाला भी मोहम्मद रिजवान ही है, जो इस सिचुएशन से वो दो चार हुआ बाबर आजम। इससे पहले बाबर आजम इस तरह से नहीं खेल रहे थे, बाबर आजम के साथ ये मसाइल नहीं चल रहे थे। हुआ यह कि इन साहब ने पीछे रहकर, इसको जोर से सुनिएगा, मोहम्मद रिजवान साहब ने पीछे रहकर, क्योंकि ये इनके अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, ये पाकिस्तान की तरफ से इतनी लंबी क्रिकेट खेल गए, ये तो इनकी बड़ी किस्मत है, वरना यकीन करे पाकिस्तान में इनसे कहीं बेहतर टैलेंट मौजूद था। लेकिन बाबर आजम इनसे कहीं बेहतर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। इन्होंने किया यह कि बाबर आजम को आगे रखा, खुद पीछे रहे और बाबर आजम के साथ अपने आप को खड़ा किया साथ में। और बाबर आजम को जो नई बीमारी लगी ना, सियासत की, ग्रुपिंग की, और साथ में कप्तानी का जो एक नशा चढ़ा, वो इन साहब की वजह से हुआ। ये साहब एक तरह से बाबर आजम को ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे बाबर आजम को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं और बाबर आजम को आगे रखकर बहुत सारी चीजें करवाते रहे हैं, और ताकि वो खुद भी सिक्योर रहें और बाबर आजम के साथ इस हद तक अटैचमेंट की, उसका नुकसान बाबर आजम को पहुंचा है कि बाबर आजम अपनी गेम से हटकर उसका सारा फोकस कहां पर चला गया था? कप्तानी पर, कैप्टनसी की लड़ाई पर। मुझसे कप्तानी छिन ना जाए, छिन गई है तो वापस कैसे लेनी है, और अगर दूसरे को मिल गई है तो अब इसको हटाना कैसे है, मैं बेहतर कैप्टन हूं। ये सारी चीजें ये दिमाग के अंदर बाबर आजम, जो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन था, दुनिया भर उसकी मोतरिफ थी, वो दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहा था, उसको जो ब्रेक लगी है, जहां वो डी ट्रैक हो गया बेसिकली, वो यहां पर हुआ है आकर। सबसे अहम चीज तो उसके दोस्तों का रोल था ना, कि वो उसको उस तरफ जाने ना देते, क्योंकि वो तो एक प्लेयर के तौर पर दुनिया में उभर रहा था। आपने उसको नई उलझन में फंसा दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई जो सियासत है उसमें उलझा कर रख दिया आपने, और वो उलझ गया। आज क्या हुआ है? आज बाबर आजम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से निकल गया। आज बाबर आजम, कहा जाता है कि दुनिया में अब बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। 39 की उसकी एवरेज है, 129 का उसका स्ट्राइक रेट है। वो दुनिया में मॉडर्न डे क्रिकेट को सूट नहीं करता। क्या हुआ है, क्यों हुआ है? ये वही साहिबान है जिन्होंने उसको नुकसान पहुंचा है, और वो साहिबान भी हैं जिन्होंने बाबर आजम को कप्तानी के हवाले से पूरी तरह से उसको उलझा कर रखा। वो चाहे वो कोई सिलेक्टर है,
चाहे वो क्रिकेट बोर्ड में कोई बैठा हुआ बंदा है, चाहे उस टीम के अंदर मौजूद वो ग्रुपिंग वाला ग्रुप है जिसने बाबर आजम को इन तमाम चीज़ों में उलझाया है और इन लड़ाइयों में डाला है, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। वरना बाबर आजम एक बेहतरीन प्लेयर था। बाबर आजम ने अपने बैट से साबित किया था कि वो बहुत अच्छा प्लेयर था। और आज क्या हो रहा है, आज वो सीधी बॉल पे आउट हो जाता है, रन्स नहीं होते, प्रेशर है, दबाव है। क्यों? वो बाबर आजम कहीं खो गया है, वो बाबर आजम कहीं उलझ गया, उलझा दिया गया, उसको ऐसे ऐसे चीजों में उलझा दिया गया कि उसे आज समझ नहीं आ रही। वो सुपरस्टार है पाकिस्तान का, आज भी पाकिस्तान के पास यकीन करें उससे बड़ा प्लेयर नहीं है। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने आकर मॉडर्न डे क्रिकेट खेली और ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी की बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। वन डाउन पोजीशन पर आज भी चाहे T20 हो चाहे ओडीआई क्रिकेट हो, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जरूरी थे और हैं। लेकिन चूंकि बाबर आजम को मोहम्मद रिजवान साहब को पता है कि मैं नीचे वाले नंबर्स पर आकर बैटिंग नहीं कर सकता, तो उन्होंने भी यही समझा कि मेरे साथ बाबर आजम ही रहें और बाबर आजम के साथ मैं रहूं और हम ओपनिंग करें। और अगर मेरे साथ दूसरे एंड पर कोई तेज बैटिंग करने वाला बैट्समैन आ गया, वो मेरे साथ ओपनिंग करेगा, तो जाहिर है जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। मुझे भी उसी तरह से खेलना पड़ेगा, उसी स्टाइल के साथ बैटिंग करना पड़ेगी। सो उन्होंने समझा कि बाबर आजम के साथ ही चलते हैं और बाबर आजम से भी ओपनिंग करवाते रहे। जब ओपनिंग नहीं करवाई गई तो टीम में मसले मसाइल भी क्रिएट किए गए। तो बाबर आजम के साथ बेसिकली इनके दोस्तों ने और इनको जिस जिस बंदे ने कप्तानी के लिए उलझाया, कप्तानी का लालच दिया, कप्तानी के हवाले से इनके सामने कोई गीत गाए, इनको कप्तानी का रास्ता बताया कि ये ऐसे है वैसे है, वो सब बाबर आजम के दुश्मन हैं। आज बाबर आजम को जिस सिचुएशन से का सामना है, ये सारे वो लोग जिन्होंने बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर बन गया था, वो खुद बाबर आजम के साए तले आगे चलना शुरू हो गए थे और उसका फायदा उठा रहे थे। वो फायदा उठाने वाले बेसिकली बाबर आजम के को यहां तक पहुंचा गए कि आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं। मैं ये चाहूंगा कि बाबर आजम कम बैक करे। पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट को स्पेशली बाबर आजम की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मैं इस बात का हमेशा ये बात करता हूं। अब आगे चलिए, लेकिन साहबजादा फरहान और साइम अयूब के होते हुए मोहम्मद रिजवान साहब की जगह नहीं बन रही अभी, ये बिल्कुल क्लियर है। अब मैं कैटेगरी आपको बताता हूं कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं ये आप सुन लीजिएगा। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जिनको निकाला गया 30 प्लेयर हैं टोटल जिनको दिए गए हैं। आमिर जमाल को निकाल दिया गया है। आमिर जमाल ने कहां गंदा परफॉर्म किया कि आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, निकाल कर बाहर फेंक दिया? कोई जवाब नहीं है। हसीबुल्ला, ये लड़का बेचारा, इसके साथ ज्यादती नहीं है? इसकी कहां आपने बुरी परफॉर्मेंस देखी कि इसको निकाल कर बाहर रख दिया है? कामरान गुलाम कहां पर बुरा परफॉर्म किया कि इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, निकाल दिया गया? ये मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मीर हमजा कहां पर गलत परफॉर्म किया इसने जो इसको निकाल दिया? मोहम्मद अली की समझ आती है, इनको चांस दिया लेकिन उस तरह से कोई मुतासिरकुन परफॉर्मेंस नहीं थी। मोहम्मद हुरैरा मैचेस नहीं दिए गए। इरफान खान को उड़ाकर रख दिया है। और उस्मान खान ठीक है, हो सकता है क्योंकि चांसेस बहुत दिए गए हैं, लेकिन यहां पर कैटेगरी बी में जो प्लेयर्स रखे गए हैं वो सुनिएगा। जो सबसे अहम कैटेगरी, अब ए कैटेगरी तो है ही नहीं अब, और पहली बार हो रहा है शायद कि पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन है हमेशा वो ए कैटेगरी में होता है, उसे ए कैटेगरी में रखा ही नहीं गया। यानी कि अगर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में नहीं है तो ए कैटेगरी ही खत्म कर दी गई है। बी से शुरू करें। अब बी सबसे सुपीरियर हो गई है। बी में क्या है? अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाफरी। कैटेगरी सी देखिए, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नौमान अली, साहबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील इसमें शामिल हैं। कैटेगरी डी देखिए, अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफियान मुकीम इसमें शामिल हैं। जो नए शामिल हुए हैं ना, जो पहली बार आए हैं वो सुनिएगा। जो पहले लास्ट ईयर में नहीं थे लेकिन इस साल उनको दिया गया वो सुन लीजिएगा। अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम। ये लास्ट ईयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे और इस साल इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जो तरक्की पाए हैं, जिनकी कैटेगरी बेहतर हुई है वो सुन लिए। अबरार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शादाब खान।
जो बरकरार रहे हैं अपनी कैटेगरी में, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनमें अब्दुल्ला शफीक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, नौमान अली, साजिद खान, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी हैं। दोस्तों बेसिकली आज के वीडियो में जो मैं बात करना चाह रहा था ना, वो मुझे भी दुख हो रहा है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर, उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जब आप उसको डीप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबर आजम को बेसिकली उलझा दिया गया, और जिसने बाबर आजम की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया है वो सब इसके ज़िम्मेदार हैं। मैंने कुछ नाम भी आपके सामने लिए हैं, और आप खुद भी जब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे और उसको किसी जज्बात के बगैर इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि बाबर आजम प्लेयर ठीक है, लेकिन किसी ने उसको उलझा दिया है इधर उधर सियासत में, जैसे मैंने बहुत डिटेल में शुरू में बात कर दी है। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, लेकिन जहाँ जहाँ से आप वीडियोस देखते हैं अपने शहरों के नाम लिखा करें। इंडिया से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस देखते हैं, कश्मीर की वादियों से देखते हैं, फिर पाकिस्तान से बाहर हमारे परदेसी भाई देखते हैं। आप सबका शुक्रिया। अपने शहरों के नाम लिखा करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।